हाय गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं विकास के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे जिससे आप डियर फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ। क्योंकि हमें चीज़ों को ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमने एक दिन पढ़ा और दूसरे दिन भूल गए। हमें इस प्रकार पढ़ना है कि हम उन चीज़ों को लाइफ टाइम तक याद रख पाएँ और साथ में उन चीज़ों को यूज कर पाएँ। क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब सिर्फ डियर फ्रेंड्स नॉलेज को ले लेना नहीं, बल्कि जीवन में उतारना होता है। और देखते हैं विकास के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। यदि वीडियो को एंड तक देखे लेते हैं फ्रेंड्स तो वादा करते हैं कि आप चीज़ों को जल्दी नहीं भूलेंगे। एक दो बार रिपीट करना होगा आपको साल में और फिर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी की चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सामान्यतः किसी भी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? क्या डियर फ्रेंड्स किसी भी देश का विकास हम कैसे कह सकते हैं कि उस देश का विकास हो रहा है? क्या हम वहाँ की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर डियर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वहाँ पर विकास हो रहा है? या फिर कोई और पहलू भी देखे जाते हैं? औसत साक्षरता के आधार पर कहेंगे कि यदि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, साक्षरता ज़्यादा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे विकास हो रहा है उस देश का? या लोगों का स्वास्थ्य स्तर अच्छा है, लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे विकास हो रहा है उस देश का? या फिर उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिसने लेक्चर पार्ट देखा होगा तो उसने तो अभी तक कमेंट कर ही दिया होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय भी वहाँ की बढ़नी चाहिए, वहाँ पे औसत साक्षरता भी अच्छी होनी चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो ही हम कह सकते हैं कि वहाँ का विकास हो रहा है। यदि प्रति व्यक्ति आय बस बढ़ रही है तो वो तो आर्थिक विकास बस हुआ। विकास का मतलब सिर्फ आप पैसा धन दौलत से बस नहीं होता। विकास पैसा भी होना चाहिए, साथ में जागरूकता भी आनी चाहिए, और वहाँ पे पढ़े लिखे लोग, स्वास्थ्य स्तर, सब कुछ का मतलब विकास होता है। विकास एक ब्रॉड अवधारणा है, ठीक है ना? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा विकास। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप बता पाएंगे। चलिए फ्रेंड चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बताइए, मानव विकास के आधार पर जो हमने पढ़ी थी, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं 6-7, तो उनमें किस देश की स्थिति अच्छी है? क्या बांग्लादेश की स्थिति अच्छी है मानव विकास के आधार पर भारत से, या श्रीलंका, या नेपाल, या फिर पाकिस्तान? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स हमने मानव विकास सूचकांक में देखा था कि हमारे पड़ोसी देशों में हमसे भी ज़्यादा अच्छी स्थिति विकास के मामले में श्रीलंका की ज़्यादा अच्छी है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, ठीक है, 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय बताइए अपन को। तो इसमें कुछ नहीं बताया, ये पूछा है कि एक देश में 4 परिवार हैं, 4 लोग परिवार हैं, ठीक है ना, जिसकी औसत यदि हम इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय, प्रति एक व्यक्ति की आय निकालें तो 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवार की आय डियर फ्रेंड्स इसमें बताई हुई है कितनी, एक परिवार की 4,000 है, एक 7 है, एक की 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की हमें आय बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, हम यहाँ मैथ नहीं लगवा रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो क्या 7,500 रुपये हो जाएगी या 3,000 रुपये हो जाएगी चौथे परिवार की आय? ये औसत आय निकालना है, अभी तक आप निकाल भी चुके होंगे क्योंकि हमने पूरों की ए है, चौथे की और निकालना है, ठीक है ना। टोटली ये बताई गई थी 6,000 रुपये। तो जल्दी से बताइए, इसका औसत निकाल दीजिए, काम खत्म। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये होगी। कितनी होगी? 6,000 रुपये। देखिए चलते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों की वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है?
इस मापदंड में कोई सीमाएं क्या हैं? तो डियर फ्रेंड, सीमाएं मतलब कमियां क्या हैं? तो विश्व बैंक यदि हम देखें तो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण के लिए किसका प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। विभिन्न विश्व बैंक है जो वो देखता है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसके आधार पर वो क्या करता है, वहाँ का विकास का अंदाजा लगाता है। क्लियर? हाँ, तो ठीक है। इसमें कमियां क्या हैं डियर फ्रेंड्स? इससे हमें बहुत सारी कमियां हैं। क्यों? देखिए, इससे क्या कमियां हम देखें, महत्वपूर्ण मापदंड प्रति व्यक्ति आय से पता नहीं चलता है। बहुत सारे मापदंड ऐसे हैं जो प्रति व्यक्ति आय से पता नहीं चलते हैं। आय तो अच्छी है उन देशों की प्रति व्यक्ति, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी उनका विकास नहीं हो रहा है, फिर भी उनका रहन सहन सही नहीं है ना। इस क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं का पता नहीं चलता है, स्कूल कैसी है, साक्षरता जैसी सुविधाएं, इसलिए हम कह सकते हैं इससे हमें ये पता ही नहीं चलता है, तो हम कैसे मान लें कि विकास है। और हम इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विश्व बैंक किसके आधार पर विकास मापदंड क्या है उसका, तो प्रति व्यक्ति आय है उसके अनुसार। और डियर फ्रेंड्स, इससे बहुत सारी कमियां क्या हैं कि उससे हमें स्वास्थ्य का पता नहीं चलता है, स्कूल जा रहे बच्चों का पता नहीं चलता है, और साक्षरता और विभिन्न सुविधाओं का पता नहीं चलता है। आप अपने अनुसार बना करके भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो विश्व बैंक कौन सा मापदंड अपनाता है? प्रति व्यक्ति आय। इसकी कमियां क्या हैं? इससे हमें स्वास्थ्य सुविधाओं का पता नहीं चलता है, स्कूल सुविधाओं का कोई भी पता नहीं चलता, वहाँ की रहन सहन का कुछ भी पता अंदाजा नहीं होता, और हम कह देते हैं कि वहाँ का विकास हो रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। आप अपने अनुसार बना के लिख सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल वैसे ही आप छापिए, है ना। और आप प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार वीडियो देखने के बाद पॉज करके आप आंसर को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आप डियर फ्रेंड्स बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा अपनाई गई टेक्निक है ये। छाप लीजिए अपने माइंड में। यदि हम लिखते हैं और फिर कुछ भूल जाते हैं फ्रेंड्स और फिर से उसको देखते हैं, तो वो हमारे जो भूली हुई चीज़ हमारे माइंड में छप जाती है, ध्यान रखना। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी टाइम आपका वेस्ट किया। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक मापदंड से अलग है? तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने विश्व बैंक का देखा कि विश्व बैंक किसके आधार पर मापता है? विकास प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो यही बताया है कि यूएनडीपी कैसे अलग है, तो ये कुछ और से मापता होगा, इसका मापदंड कुछ और होगा, है ना। किस प्रकार अलग है, तो चलिए देखते हैं इसका मापदंड क्या है। तो विश्व बैंक विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करता है, लेकिन यूएनडीपी है जो डियर फ्रेंड्स, वह अन्य मापदंड भी मापता है। जैसे वह देखता है कि वहाँ पे यूएनडीपी जो है वो प्रति व्यक्ति आय तो देखता ही है, साथ में क्या देखता है, वहाँ की शिशु मृत्यु दर कितना है, क्या वहाँ पे बच्चे ज़्यादा खत्म हो रहे हैं, वहाँ का स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, वहाँ का स्कूल कैसा है, ये सभी चीज़ों के बारे में नामांकन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार यूएनडीपी विश्व बैंक से अलग है मापने में, सभी पर गौर करता है, जिनसे लोगों का जीवन स्तर का पता चल जाता है, उनका कि किस प्रकार जीवन स्तर, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब कुछ के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा विश्व बैंक और यूएनडीपी। विश्व बैंक ओनली प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापता है विकास को, जबकि यूएनडीपी किसके आधार पर मापता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, शिशु मृत्यु दर के आधार पर, इन सभी के आधार। सो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इसके प्रयोग के लिए क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम डियर फ्रेंड्स औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आपने देखा होगा मैथ में हम बहुत बार औसत का प्रयोग कर चुके हैं और करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमें औसत का प्रयोग से हमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं पता चलती, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो हम देख रहे हैं किसी की 5,000 है ना, तो किसी की हम देख रहे हैं 10,000 है। तो हमें इन दोनों के हम पता ही नहीं चलता कि प्रत्येक व्यक्ति इस देश में किसी की 5,000 है, किसी की 10,000 है, तो किसी की 7,000 है। तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि सबकी टोटली मतलब कि समथिंग यदि सबकी मिला दी जाए और फिर निकाला जाए आय होगी कितनी सबकी, क्या बताएं प्रति व्यक्ति आय। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं, हम इनको जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकल आता है ना। दोनों के यदि जोड़े हम तो कितनी हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी। तो 2 जन की 15,000 हुई तो 1 जन की कितनी होगी? 7,500 होगी, है ना। तो इससे हमें विभिन्न बहुत सारे लोगों की इस प्रकार की समथिंग 7,500 रुपये लोग कमा रहे होंगे, सभी लोग
ऐसे अनुमान पता चल जाता है, ठीक है ना, विभिन्न लोगों का। तो यही लिखा है, देखिए यहाँ पे, औसत का प्रयोग किसी भी विषय के क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये औसत का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी क्षेत्र में विभिन्न स्तरों में, अगर अलग अलग स्तर हैं, कोई 5,000 कोई 10,000, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में अनुमान, किसी कोई, जैसे हम देखते हैं कोई 6वीं पढ़ा है, कोई 7वीं, कोई 8वीं, तो हमें पता ही नहीं है कि पढ़े कितने हैं लोग, ज़्यादातर लोग, है ना। तो अनुमान लगा, औसत निकाल लेते हैं। तो विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रों का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, किसी भी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु एक देश के विकास के स्तर जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाल ली जाती है इससे, ठीक है ना, कि इसका स्तर कितना होगा, जो औसत के माध्यम से निकाली जाती है। इससे एक देश के विकास से स्तर का पता चलता है, किसी भी देश के विकास के स्तर का पता चल जाता है। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न स्तरों से किसी एक अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय में हमने देख लिया, इसके बाद पता चल जाता है। किंतु औसत का प्रयोग डियर फ्रेंड्स एक समस्या है इसकी, हमें विभिन्न संख्याओं में से एक संख्या तो मिल जाती है, हमें एक स्तर अनुमान तो लगा लेते हैं, लेकिन एक समस्या है इसमें। कौन सी समस्या? क्वेश्चन पूछा भी था कि क्या समस्या हो सकती है इसमें। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे एक समस्या आती है कि इससे सही हमें चीज़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, है ना। परफेक्ट पता नहीं चलता कि सभी व्यक्ति कमाते कितने हैं, क्योंकि अब सभी अलग आय में हमने देख लिया। इसी प्रकार सभी स्तरों में परफेक्ट पता नहीं चलता है, इसमें किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इससे असमानताएं बहुत सारी छुपी होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, जैसे किसी देश में रहने वाले 4 परिवार में से 3 परिवार की 500 रुपये कमाते हैं तथा एक परिवार है जो 48,000 रुपये कमा रहा है, एक परिवार। तो हमें ये देखना है कि डियर फ्रेंड्स, अब सभी तो इतने कमाते हैं और एक परिवार इतना कमाता है, तो बताइए अब प्रत्येक व्यक्ति कितने कमाते हैं। तो हम इससे औसत निकालते हैं, तो हम परफेक्ट पता नहीं चलता है ना हम। हाँ, तो एक देश में सभी परिवार 9,000 10,000 रुपये के बीच कमाते हैं। दोनों के देशों का औसत डियर फ्रेंड्स कितना है? समान है। किंतु एक देश में आर्थिक असमानता ज़्यादा है, हो सकता है वहाँ पे आर्थिक असमानता ज़्यादा हो, है ना। कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। हम तो सभी का निकाल लिए कि इतने इतने बैठेंगे सबको, है ना, हमने असमानता तो देखी नहीं। तो जबकि दूसरे देश में सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान हैं। एक देश में तो देखिए, जैसे 50,000 सभी की, दोनों देशों की आय हुई, लेकिन डियर फ्रेंड्स किसी देश में कोई 500 रुपये कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है ना। तो इससे क्या होता है, एक देश में असमानता ज़्यादा है और एक देश में कम है, ठीक है ना, नागरिकों में। इसी प्रकार औसत की तुलना के लिए उपयोगी तो है, किंतु असमानता इसमें छिपी हुई होती है। इससे यह पता नहीं चलता है कि इससे यह आय लोगों की किस तरह से वितरित की गई है। इससे ये पता नहीं चलता। ये तो पता चल गया कि हाँ, औसतन इतने कमाएंगे, यदि कमाएंगे ये लोग तो प्रति व्यक्ति आय, लेकिन कमा कोई ज़्यादा रहा है, कोई कम रहा है, इससे परफेक्ट पता नहीं चलता है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पूछा था कि औसत का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसमें क्या समस्याएं हैं। तो डियर फ्रेंड्स, औसत का प्रयोग विभिन्न स्तरों पर एक अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, है ना, एक अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न स्तर यदि दिए हुए हैं उसके कैटेगरी वाइज, तो डियर फ्रेंड्स इससे स्तर को तो पता चल जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि इससे सही परफेक्ट पता नहीं चलता है। जैसे हमने राष्ट्रीय आय में उदाहरण दिया कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि औसत तो बराबर आ रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है ना। हाँ, तो कहीं आर्थिक असमानता ज़्यादा है, कहीं कम है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा आंसर बन जाए। सो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास सूचकांक क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए क्या इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं? चर्चा कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति आय हम यहाँ पे बताया गया है कि केरल की प्रति व्यक्ति आय कम है और पंजाब से, इसके बाद भी केरल को मानव विकास सूचकांक में ऊंचा स्थान दिया गया है। तो क्या प्रति व्यक्ति आय मापदंड नहीं है राज्यों को आर्थिक विकास मापने के लिए? तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। तो आप बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ और भी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 26,000 रुपये है, जबकि केरल की 22,000 रुपये है 800, बिहार की 5700 रुपये है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद भी मानव विकास सूचकांक में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पंजाब का क्या है, पंजाब की आय ज़्यादा है केरल से। इसके बाद भी पंजाब को नीचा स्थान मिला है, केरल को आगे माना जाता है मानव विकास सूचकांक में। ऐसा क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स अभी और भी आंकड़े शेष हैं। पंजाब की यदि हम शिशु मृत्यु दर देखें तो कितनी है? 49 है, जबकि केरल की देखें तो सबसे कम है। अच्छा है, कम मर्द खत्म होते हैं वहाँ पे शिशु, और बिहार की तो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखा गया है कि इसको शिशु मृत्यु दर भी कम है, इसकी केरल की। एक तो ये अच्छा है। दूसरा, साक्षरता दर देखें हम तो पंजाब की साक्षरता दर 70% है, जबकि केरल की देखें तो 91% है। तो इसमें भी आगे है हमारा केरल। और यदि हम उपस्थिति 1 से 5 तक की निबल उपस्थिति अनुपात देखें तो इसमें भी हमारा केरल ज़्यादा है पंजाब की अपेक्षा। तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए हम देख रहे हैं कि इसलिए मानव विकास सूचकांक में केरल को स्थान ऊंचा मिला है, जबकि पंजाब की आय ज़्यादा है। तो डियर फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ पे आय बस ज़्यादा है इसकी, पंजाब की। केरल की तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसमें कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम प्रति व्यक्ति आय को इग्नोर कर दें? प्रति व्यक्ति आय से नहीं मापा जाता? तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मापा तो जाता है, लेकिन आय के साथ साथ और भी चीज़ें भी देखी जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल से अधिक तो है मानव विकास सूचकांक में, इसके बाद भी उसको नीचे स्थान है। क्यों? क्योंकि केरल का शिशु मृत्यु दर यदि हम देखें तो वहाँ का कम है केरल का, जबकि पंजाब का ज़्यादा शिशु खत्म होते हैं। केरल की यदि हम साक्षरता देखें तो वहाँ साक्षरता 91% है, अधिक है किससे? पंजाब से। इससे पता चलता है कि मानव विकास सूचकांक में केरल का स्थान बेहतर है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, हम ओनली पैसे को बस इम्पोर्टेंस मापदंड क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि पैसा बस ज़रूरी नहीं होता है सब वस्तुएं और सेवाओं को खरीद सकने के लिए, जो कि बेहतर जीवन के लिए ज़रूरी हो। पैसे बस से नहीं खरीदी जाती। क्या हम अपने स्वास्थ्य को खरीद सकते हैं पैसों से? नहीं। इसके वहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा स्वास्थ्य अच्छा रहता है केरल में। साक्षरता को क्या पैसों से हम शिक्षा को, ऐसे ही हम बड़े हो गए, हम माना कि हमने एक भी नहीं पढ़ा और हम 22-23 साल के हो गए, तो क्या डियर फ्रेंड्स पढ़ाई को खरीद सकते हैं हम? नहीं, हम अपने ज्ञान को नहीं खरीद सकते। मृत्यु दर को तो नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए पैसा बस ज़रूरी नहीं होता है ये सब चीज़ों को एक बेहतर जीवन स्तर पाने के लिए। इसलिए मानव विकास सूचकांक में केरल का स्थान ऊंचे है पंजाब से। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं और सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आय और अपने आय में संपूर्ण रूप से पर्याप्त संकेतक नहीं है कि आय से वह सब चीज़ खरीद सके। आई होप डियर फ्रेंड्स ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस आंसर को लिख सकते हैं? पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, इसके बाद भी पंजाब को नीचे स्थान प्राप्त है, जबकि केरल को मानव विकास सूचकांक में ऊपर है। क्योंकि केरल का शिशु मृत्यु दर कम है, साक्षरता अधिक है केरल की, और यही हमने 2 चीज़ देखी। और तीसरी चीज़, पैसों बस से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ना सेवाएं जो कि बेहतर जीवन स्तर के लिए ज़रूरी है, जैसे स्वास्थ्य, मृत्यु दर, ये नहीं खरीद सकते हैं हम। ये आप अपने अनुसार आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको आंसर ये क्लियर हो गया होगा और आप लिख भी पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, भारत के लोग द्वारा ऊर्जा किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। तो भारत में डियर फ्रेंड्स ऊर्जा के स्रोतों को हमें लिखना है कि कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत को हम प्रयोग करते हैं। अब से 50 वर्ष पश्चात संभावनाएं क्या हो सकती हैं, हमें ये भी लिखना है कि आज तो ठीक है, और 50 वर्ष के बाद कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन यूज होने लगेंगे हमारे भारत में, उन सबको भी आप अनुमान लगाइए, गैस लगाइए और बताइए। तो डियर फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। तो देखिए, भारत में इस्तेमाल होने वाले निम्न ऊर्जा के स्रोत हैं, ज़्यादातर अभी तक यही यूज होते हैं। कौन कौन से? जैसे आप देख सकते हैं, कोयला यूज किया जाता है, खनिज तेल यूज किए जाते हैं, प्राकृतिक गैसें जैसे LPG और विभिन्न प्रकार की गैसें, जल विद्युत का उपयोग किया जाता है, टरबाइन द्वारा क्या जल विद्युत बनाई जाती है ना, तो ये सब का उपयोग किया जाता है ऊर्जा के रूप में। चलिए इनके बारे में 2-2 लाइन लिख देते हैं। इतना तो आप 4 वर्ड याद रख पाएंगे तो आप इतना बड़ा आंसर 2 मिनट में याद हो जाएगा।
काय का उपयोग करते हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। बस दो लाइन लिख दीजिए इनके बारे में, आप अपने मन से लिख ले जाएंगे। कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योगों को कच्चे माल के रूप में, वाष्प इंजन, इससे कोयले का प्रयोग किया जाता है। वाष्प इंजन के रूप में, कच्चे माल के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप अपने मन से लिख ही सकते हैं। चलिए खनिज तेल के बारे में देख लेते हैं 2 लाइन। सड़क परिवहन और वायु आदि में तेल को परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी तेल आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो खनिज तेल हम कैसे सड़क परिवहन में, जो हम वायुयान वगैरह चलते हैं उनमें हम देखते हैं खनिज तेल डाला जाता है। डालते हैं कि नहीं डालते वाहनों में, है ना, और परिष्कृत करके किया जाता है। डीजल, पेट्रोल तेल आदि का प्राप्त करते हैं हम खनिज तेल। आई होप आपको ये 2 लाइन लिखती होंगे, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक गैस के बारे में देख लेते हैं 2 लाइन। देखिए, गैसों को पाइपों द्वारा दूर दूर स्थान तक पहुंचाया जाता है और जिससे औद्योगिक इकाइयाँ चल रही होती हैं। प्राकृतिक गैसों से ही बहुत सारी उद्योग इकाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारी गैस लगती है। जल विद्युत की बात करें तो ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, ये सबसे सस्ता है और इसका प्रयोग औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, जल विद्युत एक नवीनीकरण, एक खत्म होने वाला संसाधन है, क्योंकि इससे ना ही कोई प्रदूषण होता है। प्रदूषण के साथ साथ ये भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा, हमें लगता है इसके ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आचार कि ये ज़्यादातर विकसित होगा, क्योंकि हम देखते हैं ना ही इसमें विद्युत जल खत्म होता है। एक बार उसी जल को हम ऊपर से फेंकते हैं, ऊपर से ऐसे टैंक डैम बने होते हैं डियर फ्रेंड्स, इसमें जल भरा होता है और एकदम से हम नीचे गिराते हैं और यहाँ पर टरबाइन लगा होता है और ये घूमने लगता है और इसी के घूमने से जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और डियर फ्रेंड्स बिजली जलने लगती है, ठीक है ना। और ये जल कहीं नहीं जाता है, ये नीचे आ जाता है और फिर से इसका यूज कर लिया जाता है। इससे हमारा इससे ये जल कभी खत्म नहीं होता है ना, तो नवीनीकरण संसाधन हुआ। इसके बाद देखिए और क्या किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोत भी हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनका उपयोग कुछ समय पूर्व से किया जाने लगा है, जैसे ये सभी स्रोत नवीनीकरण हैं। जैसे हम देख रहे हैं ऊर्जा के और संसाधन कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये नवीनीकरण है, इनका भी खत्म नहीं होना है। यदि ये चलने लगे तो बहुत अच्छी बात है। ऊर्जा के संसाधन जैसे हम देखते हैं कोयला, पेट्रोल तो खत्म हो सकता है, डीजल खत्म हो सकता है, ये नवीनीकृत नहीं है ना, लेकिन ये संसाधन नवीनीकृत संसाधन है ऊर्जा के। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन पढ़े हमने, जो कि अभी चल रहे हैं वर्तमान में। कोयला में हमने क्या देखा? कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। खनिज तेल में सड़क परिवहन, वायु परिवहन में उपयोग किया जाता है, डीजल, पेट्रोल के रूप में। प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों द्वारा दूर दूर तक औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाया जाता है। जल विद्युत एक नवीनीकृत संसाधन है ऊर्जा का, जो कि डियर फ्रेंड्स बड़े मात्रा में औद्योगिक इकाइयाँ से चलती हैं। इसके बाद क्या देखा? अन्य उपाय देखे, अन्य संसाधन देखे। कौन कौन से? 5 देखे हमने। कौन कौन से संसाधन देखे? जैसे पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, नवीनीकृत संसाधन है। आपको क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमें 50 वर्ष बाद कौन से संसाधनों का हमें ज़्यादा दिखाई देता है अनुमान, चलिए हम उनको बारे में बताते हैं। तो देखिए, ये ज़्यादातर संसाधन अनवीनीकरण है, जैसे खनिज तेल है, कोयला है, ये अनवीनीकृत है और पुनः पूर्ति इनकी संभव नहीं है, इसलिए यह समाप्ति भी हो सकते हैं। इसलिए हमें 50 वर्षों तक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत विकसित करने होंगे, जैसे गांव में गोबर गैस है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये नवीनीकृत है, ये खत्म ना होने वाले संसाधन है ना। तो इसका भी हम विकास कर सकते हैं, ज़्यादातर यही विकसित होंगे और पूरे देश में ऊर्जा की ज़रूरत को आसानी से पूर्ण करवाया जा सकता है। डीजल, पेट्रोल के भाव कितने बढ़ रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, गोबर गैस, है ना, ये सभी। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा और आप लिख ले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं था। 50 वर्षों में हमें ज़्यादातर कौन दिखाई देंगे? जो कि हम देखते हैं नवीनीकृत हैं, जिनको हम पुनः बना सकते हैं, जिससे कुछ नष्ट नहीं होता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, वो कहीं नहीं जाने वाली है ना, उपयोग कर सकते हैं। भूमि के नीचे कितनी ऊर्जा है, जब नीचे जाते हैं डियर फ्रेंड्स तो बहुत गर्मी लगती है ना, उस ऊर्जा को निकाला जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है ना। नीचे हम देखते हैं कितना बड़ा लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटते हैं, है ना, तो ये सब का उपयोग किया जा सकता है। और हमने अभी वर्तमान में कौन कौन से? कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस, अपने जल विद्युत, ये सब आप अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए
सो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो डियर फ्रेंड्स, धारणीयता होती क्या है? तो धारणीयता का सिंपल सा अर्थ होता है सतत और पोषणीय विकास। क्या? सतत और पोषणीय विकास। डियर फ्रेंड्स, सतत और पोषणीय विकास तो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे बल्कि आगे पीढ़ियों के भी काम आए। ऐसा विकास क्या मतलब कि हमने आज विकास सक्सेस हासिल की, कल खत्म, कल हमारे बच्चों के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमने सक्सेस हासिल की थी कि नहीं की थी। तो हमें ऐसा विकास करना है। जैसे हम देखते हैं हम एनवायरनमेंट को शुद्ध कर रहे, प्रदूषित हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के लिए तो सब कौन काम का, हम उद्योग तो लगा रहे हैं, पोषणीय हम विकास कर रहे हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या है, सतत विकास है? नहीं। इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या वो अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाएगी, वो सांस ले पाएगा, क्या वो जीवित रह पाएगा कि नहीं, है ना? तो इसको हम सतत पोषणीय विकास नहीं करेंगे। हमें ऐसा विकास चाहिए है जो सतत हो, पोषणीय हो, हमेशा हो, निरंतर हो और डियर फ्रेंड्स बाद तक के लिए हो। इसलिए ऐसे विकास को ही हम धारणीयता का विकास कहते हैं, ठीक है ना? जैसे हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो हम आज के लिए तो ठीक ठाक है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित कर रहे हैं, उनको नया जीवन दे रहे हैं, है ना? तो डियर फ्रेंड्स, यही है सतत और पोषणीय विकास का अर्थ। देखिए, वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, दोहन कर रहे हैं, विदोहन, जैसे कोयला खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डीजल, पेट्रोल, ये क्या है, अनवीनिक संसाधन है, ये इनको बनने में जल्दी नहीं बन जाते, इनको तो करोड़ों साल लग जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को तो बचेंगे ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि ऐसा प्रयोग करना है संसाधनों का जिससे धारणीय हो और सतत हो और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के जाए, ये नहीं कि हम ही सब कुछ खा जाएं, है ना, कुछ बचे ही ना उनको। तो देखिए, विकास धारणीय बनाना है, संसाधनों का प्रयोग हर इस तरह से करना होगा जिससे कि विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और आने वाली पीढ़ी को संसाधन बचे रहें। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इसका अर्थ देखा। तो अर्थ में हमने क्या देखा, सतत, धारणीयता का अर्थ होता है सतत और पोषणीय विकास, ऐसा विकास जो निरंतर चलता रहे। और वैज्ञानिकों का कहना है कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे संसाधन शीघ्र समाप्त ना हो और आने वाली पीढ़ी के लिए उनका विकास धारणीय हो, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें संसाधन, पूर्ण रूप से खत्म ना हो, है ना? आई होप डियर फ्रेंड्स आप अपना आंसर आप अपने मन से लिख ले जाएंगे। तो अर्थ लिखिए, फिर वैज्ञानिकों ने क्या कहा वो लिखिए, और फिर हमें भावी पीढ़ी के लिए बचाना है वो लिखिए। बस तीन चार क्वेश्चन में आपको इसमें आंसर में क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ये। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त साधन है, इतने साधन हैं डियर फ्रेंड्स, धरती में संसाधन हैं कि सभी लोगों की आवश्यकता है, जैसे जल है, वायु है, सब कुछ, और कोयला, पेट्रोल, सब कुछ संसाधन तो है कि सभी लोग आसानी से अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यदि एक व्यक्ति लालच करता है तो लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है धरती के पास। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा करें। तो डियर फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कथन था कि डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी में, एनवायरनमेंट में प्रकृति ने हमें इतना तो दिया है कि हम सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति की लालच के कारण वो इतना ज़्यादा विदोहन कर देता है संसाधनों का कि डियर फ्रेंड्स वो संसाधन बच ही नहीं पाते हैं। जैसे अब किसी व्यक्ति की लालच के कारण उसको और चाहिए, खाने को रोटी तो है लेकिन नहीं, उसका पेट नहीं भर रहा रोटी में, उसको केक चाहिए, फलान चाहिए, ढिकान चाहिए, भले सामने वाले के पास ना हो। यदि वो भी रोटी खाए तो सबको रोटी मिलती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नहीं, एक को तो 10 चाहिए और एक को दूसरे को मिले चाहे ना मिले, लालच है, रख लेते हैं जोड़ के, भले फिर चली जाए। तो यही है, देखिए यह लिखा है आंसर में, सॉरी। महात्मा गांधी का कथन हमारी धरती से भरपूर संसाधन है, धरती में तो भरपूर संसाधन है, लोगों के हिसाब से पृथ्वी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों को उपलब्ध कराती रहेगी, है ना। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यदि कोई लालच करता है, यदि कोई लालच व संसाधनों का दुरुपयोग करता है तो धरती के पास उस व्यक्ति को अकेले लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि वो लालच बस रखता जाता है, इस तो विदोहन कर रहा है ना संसाधनों का।
तो इतना तो साधन है, लेकिन इतना नहीं है कि लालच के लिए नहीं है कि वो लालच पूरा कर पाए पृथ्वी। देखिए, संसाधनों का दुरुपयोग अमानवीय कार्य है। इससे एक व्यक्ति के लालच के कारण पूरे समुदाय संसाधनों से वंचित रहना पड़ जाता है। हम देखते हैं किसी एक व्यक्ति के लालच के कारण कोई जंगल कटवा रहा है, फैक्ट्री लगवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, तो उस व्यक्ति के कारण हो सकता है पूरे आसपास के एरिया को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है और लोगों को संसाधन से विहीन रहना पड़ता है। और फिर क्या है, जब जंगल कटेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आप देख रहे हैं हर गरीब के कारण अभी कितने लोगों की जान गई है। देश का संतुलित विकास होता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि संसाधनों का उचित नियोजन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमें यही करना चाहिए कि हम उचित नियोजन योजना बना करके, ये नहीं कि अभी बस के लिए देख लो, फ्यूचर के लिए भी देखना है और सभी के लिए देखना है, इस प्रकार बनाना चाहिए। तो यही लिखा है यहाँ पर कि महात्मा गांधी का कथन है, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर इतने संसाधन तो भरपूर हैं कि सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच के लिए डियर फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है। लालच पूरा नहीं करवा सकती पृथ्वी संसाधनों का, और हमें संसाधनों का अमानवीय रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब बल्कि दुरुपयोग ना करके अच्छे से नियोजन के साथ प्रयोग करना चाहिए, तो सबके लिए मेंटेन संतुलन बना रहेगा और पृथ्वी और सभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, आप हमने इसके बारे में चर्चा की, आप अपने अनुसार इस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 11 की ओर चलते हैं। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हों। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं पर्यावरण में गिरावट आ रही है, जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमें उसी के आसपास देखना है हमारे एनवायरमेंटल में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम उसकी सूची बनाना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स बना है, एक आध तो आप ही निकाल के बताइए कि क्या क्या गिरावट आ रही है, किन किन चीज़ों में पर्यावरण में हम देख रहे हैं, कौन कौन सी हानि पहुँच रही है हमारे पर्यावरण को। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए अभी जल्दी से, बाकी तो हम बताएंगे ही। देखिए, कूड़े कचरे और अवांछित गंदगी जैसे जल, वायु, भूमि दूषित होती है। कूड़े कचरे अपन फेंक देते हैं, कभी कभी नदियों में बहा देते हैं, तो जल प्रदूषित होता है। खुले में छोड़ दिए तो हवा, हमने देखा हवा के माध्यम से कंकड़ अंकड़ उड़ते रहते हैं, कीटाणु आते रहते हैं, तो वायु प्रदूषित होती है। और जहाँ पे छोड़ा है वहाँ की भूमि, जहाँ पे हमने कूड़ा कचरा डाला है, हो सकता है पन्नी अन्नी पॉलीथिन वगैरह डाल दी, तो पता है 15 साल तक पन्नी हम देखते हैं उगलती नहीं है ना, उगलती नहीं है तो डली रहेगी, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे कोई अन्न नहीं उपज होगा, तो भूमि की उर्वरक शक्ति भी नष्ट होती है। तो यही लिखा है, कूड़े कचरे और अवांछनीय गंदगी से जल, वायु, भूमि दूषित होती रहती है। पर्यावरण में गिरावट के उदाहरण हम कुछ निम्न प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना। यही लिखा, पर्यावरण में गिरावट के लिए उदाहरण हमें बताना है। तो हमने ये देखा कि कहाँ से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, काय में गिरावट आई है, जल में, वायु में और मृदा में। अब कौन कौन सी गिरावट आई है, चलिए उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो जल प्रदूषण हम देखते हैं, इससे क्या हुआ, जल प्रदूषित हुआ है, ये भी तो पर्यावरण है, हमारे आसपास का जल रहता है कि नहीं रहता। देखिए, जैसे जल में हम नदियों, झीलों, समुद्रों में बहाए गए कूड़े कचरे, औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषित करते हैं और ऑक्सीजन की कमी जलीय जीव को मार देती है। और जल प्रदूषण मानव जाति को भी खतरे का सूचक है, क्योंकि जल है तो है कल है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आया क्या, पर्यावरण में गिरावट आई कौन कौन सी, जल प्रदूषण में, जल प्रदूषित हुआ, इससे गिरावट आई, तो क्या हुआ, जल में हम देखते हैं कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, और उद्योगों का कचरा फेंक देते हैं, प्रदूषित जल कर देते हैं, इससे क्या होते हैं, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और जलीय जीव मरने लगते हैं। जो कि जलीय जीव मरेंगे, फिर हम भी पिएंगे जल तो हम भी मरेंगे, वो तो स्वाभाविक है ना। तो मानव जाति को भी खतरा है, और हम देखते हैं जल हमें कितना इम्पोर्टेंट है। तो पर्यावरण प्रदूषण में हमने एक देखा, किसमें, हमारे आसपास हमने क्या देखा, जल प्रदूषित हो रहा है, उसमें जल में गिरावट आई है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, वायु भी प्रदूषित हुई है। हमारे इलाके में जो हम सांस ले रहे हैं, हमारे आसपास हम जो सांस ले रहे हैं, हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, सांस से रिलेटेड, फेफड़ों में बीमारी बढ़ रही है, लोगों की जान जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण में आए वायु प्रदूषण के कारण है, पर्यावरण में गिरावट का कारण है। जैसे वायु प्रदूषण, कारखानों से धुएं निकलते हैं, वाहनों से अंधाधुंध प्रयोगों से वायु प्रदूषित होती है। इससे मानव स्वास्थ्य, जीव जंतु और ताजमहल जैसी इमारतों का भी बुरा प्रभाव दिखाई दे रहा है।
तो हमने जल प्रदूषण देखा, जल प्रदूषित हो रहा है तो मानव जाति को हानि हो रही है, पर्यावरण में एक गिरावट आई है। दूसरी, वायु प्रदूषित हो रही है, दूसरी गिरावट। इससे कहाँ से हो रही है? कारखानों से धुआं निकल रहा है, वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिससे जीव जंतु मानव जाति को खतरा हो रहा है। और साथ में हम देख रहे हैं कि ताजमहल का तक रंग फीका पड़ गया है इसी के कारण। इसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ हमें, तो हम अब देखेंगे भूमि में भी मृदा जो हमारे आसपास, यही तो है, जल है, भूमि है, वायु है, यही सब तो है हमारे आसपास, और इन सब में गिरावट आ रही है ना। तो भूमि प्रदूषण की बात करें तो देखिए, भूमि पर कारखानों द्वारा घरों से अन्य स्रोतों से कूड़ा कचरा ला करके फेंक देते हैं और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कृषि क्षेत्र में अधिक उर्वरक का प्रयोग करने से भूमि उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है तथा उर्वरक भूमि प्रदूषित हो जाती है। हम देखते हैं, हम ज़्यादा उपज के लालच में हम क्या करते हैं, ज़्यादा DAP और रासायनिक खाद डाल देते हैं, जबकि यदि हम गोबर खाद वगैरह डालें तो इससे और भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। लेकिन हम ज़्यादा उपज के चक्कर में क्या कर देते हैं, ज़्यादातर हम सरकारी खादों का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उर्वरक शक्ति नष्ट हो रही है और भूमि प्रदूषित हो रही है, और हमें खाद वाली चीज़ें हमें फसल मिलती है डियर फ्रेंड्स, तो हम भी बीमार हो रहे हैं। किसी भी हम देखते हैं इतने जल्दी उसका प्रभाव नष्ट, हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग से हम देखते हैं तुरंत उससे बहुत पेड़ खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु खत्म हो जाते हैं। तो क्या हमारे लिए फायदा करेगा उसका अन्न उपजा हुआ? हम भी तो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और भूमि प्रदूषित हो रही है, कूड़ा कचरा हम फेंक रहे हैं अपशिष्ट पदार्थों से। तो डियर फ्रेंड्स, यही हमने देखा। तो हमने पर्यावरण में आसपास में कौन कौन सी गिरावट देखी, एक तो जल प्रदूषित देखा, वायु प्रदूषित देखा और भूमि प्रदूषित देखा, तीनों देखा। तीनों में क्या क्या नुकसान है हमने वो भी पढ़े, और साथ में कहाँ कहाँ से ये प्रदूषण होता है वो भी पढ़ा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने के कारण पर्यावरण में गिरावट होती है, बहुत तेजी से हो रही है। इसके बहुत उदाहरण हम आसपास देख रहे हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हमने क्या देखा, पर्यावरण में गिरावट, जल, वायु और मृदा, और इसकी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं वो सब भी देख लिए हैं। चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन, 12वां वाला। देखिए, तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मत के ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचा है। तो हमें ये देखना है, यहाँ पे कुछ तालिका दी हुई है कि कौन सब मानव विकास सूचकांक में कौन सबसे ऊपर है और कौन सबसे नीचे है। तो चलिए आगे हम तालिका को देख ही लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप तालिका देख रहे हैं, आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। देखिए, श्रीलंका की यदि हम प्रति व्यक्ति आय देखें तो कितनी है, 43,सौ रुपये, ठीक है ना। इनकी संभावित आयु है 74, साक्षरता दर 91 है, और इसमें 3 स्तरों में सकल नामांकन अनुपात 69, विश्व विकास सूचकांक में क्रमांक 93 है। श्रीलंका की देख लीजिए, भारत की, पाकिस्तान, नेपाल, सभी की क्या है, ये दी हुई है प्रति व्यक्ति आय ये है भारत की, और संभावित आयु 64 है, साक्षरता 61 है, और ये है अपने भारत की, देख सकते हैं आप ये सब। इसी प्रकार डियर फ्रेंड्स, तो हमने इन सभी को देख सकते, आप पॉज करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा, तो देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक क्रमांक कुल 177 देशों में से है, ठीक है ना। हमने अभी तालिका देखी। और जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। आपने अपने यहाँ पे सब देख लिया है। तो आप जन्म के समय आयु हमने अभी देखी थी, आयु कितनी है, संभावित आयु ये है सभी देशों की। श्रीलंका की 74 है, भारत की 64 है, म्यांमार की 61, पाकिस्तान 63, नेपाल 62, बांग्लादेश की 63, ठीक है ना। तो ये सब हमने देखा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, हमें ये देखना है सभी चीज़ों में। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार और इसको देख लीजिए। तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात का अर्थ माध्यमिक के स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन का अनुपात का कुल योग दिया हुआ है, मतलब साक्षरता दी हुई है ना। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि सभी उसकी तुलना की जा सके। इस तरीके से भी किया जाता है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सके। तो डॉलर में की जाती है, $1 का मतलब प्राइस कितना होता है हमारे भारत में, 70 रुपये, ठीक है ना।
तो चलिए हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा डियर फ्रेंड्स सारणी में अभी कि प्रति व्यक्ति आय सबसे ऊपर कौन है प्रति व्यक्ति आय में। तो हमने देखा था श्रीलंका सबसे ऊपर है और म्यांमार क्या है सबसे नीचे है। देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय में। तो देखिए श्रीलंका क्या है सबसे ऊपर है, कितनी है 4,390 रुपये है। जबकि डियर फ्रेंड्स सबसे कम देखें तो हम म्यांमार की 1,027 रुपये है म्यांमार की प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद और भी चीज़ें इस प्रकार आप छांट सकते हैं और लिख सकते हैं, है ना। अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु श्रीलंका की ज़्यादा है और म्यांमार की सबसे कम है। क्यों, देखिए आप यहाँ पे श्रीलंका की अधिकतम आयु कितनी है 74 है, ये संभावित आयु है, ठीक है ना। जबकि म्यांमार की इनमें से सबसे कम किसकी है, तो हम देख रहे हैं कि म्यांमार की सबसे कम है 61 है ना। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ का साक्षरता दर की बात करें तो श्रीलंका का साक्षरता दर ज़्यादा है और बांग्लादेश का कम है। अब म्यांमार का नहीं है, बांग्लादेश का कम है साक्षरता दर। साक्षरता दर कहाँ पे है, देखिए ये है। तो श्रीलंका का कितना है डियर फ्रेंड्स 91 है, सबसे ज़्यादा है। और म्यांमार का कितना है 90 है, यहाँ तो ज़्यादा है। भारत का तो और कम है साक्षरता दर 61। पाकिस्तान का 50 है और नेपाल का कितना है 50 है और बांग्लादेश का 41 है। तो सबसे कम किसका है, बांग्लादेश का साक्षरता दर सबसे कम है। तो हमने यही आप अपनी सारणी से छाट करके आप खुद ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए नामांकन स्कूल की दर श्रीलंका का ज़्यादा है, पाकिस्तान का सबसे कम है। आई होप डियर फ्रेंड्स ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें तालिका बनानी थी और तालिका के साथ साथ आप अपने अनुसार वहाँ पे छांट के आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पे। नीचे दी गई तालिका में भारत में अल्पपोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। अल्पपोषित वयस्क मतलब कि भारत में कितना कम अल्पपोषित हैं, वयस्क हैं पर उनको खाना पीना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 में देश में विभिन्न राज्यों के सर्वेक्षण पर आधारित है। 2001 की जनगणना के अनुसार है यहाँ पे, ठीक है ना। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें तालिका देखना है और हमें कुछ बताना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं तालिका को देख लेते हैं आगे। तो तालिका 1.1 में राज्य, तो देखिए केरल में पुरुष कितने ज़्यादा मतलब कि अल्पपोषित हैं, तो डियर फ्रेंड्स 22 और महिलाएं 19, तो यहाँ पे तो कम है अल्पपोषित। कर्नाटक की बात करें तो 36 और 38, मध्य प्रदेश में 43 और 42, ज़्यादातर मध्य प्रदेश में अल्पपोषित हैं, ध्यान रखना यहाँ पे इस तालिका में। सभी राज्यों में टोटल हम देखें तो 37 पुरुष अल्पपोषित हैं और महिलाओं की संख्या 36 है अल्पपोषित में। चलिए हमने ये देख लिया तालिका। चलिए इसका आंसर क्वेश्चन क्या है इसमें, केरल और मध्य प्रदेश लोगों का अल्पपोषण स्तर की तुलना करना है। तो डियर फ्रेंड्स केरल की और मध्य प्रदेश की, तो केरल की ये है, केरल में महिलाओं पुरुष अल्पपोषित 22 हैं, 22% ही हैं और महिला 19 हैं। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 43% पुरुष अल्पपोषित हैं और महिलाएं कितनी हैं 42% अल्पपोषित हैं वयस्क होते हुए भी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है हमारे मध्य प्रदेश में, कहाँ 22, कहाँ 43, कहाँ 19, कहाँ 42, है ना। इसके बाद क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की 40% लोग अल्पपोषित क्यों हैं। यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में तो पर्याप्त खाद्य की व्यवस्था है, और अपने शब्दों में इसका विवरण कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ, अभी तो हमने थोड़ी सा डिफरेंस आपको बता ही दिया था, सॉरी। देखिए केरल के लोगों का पोषण स्तर मध्य प्रदेश के पोषण महिला और पुरुषों के दोनों की तुलना करें तो काफ़ी अधिक अंतर दिखाई देता है। इसके अनुसार केरल में 22% पुरुष अल्पपोषित हैं और महिला 19 हैं अल्पपोषित हैं। जबकि हम मध्य प्रदेश की देखें तो 43% पुरुष अल्पपोषित हैं और महिलाएं 42% हैं अल्प। इसका अर्थ है कि मध्य प्रदेश में लोग ज़्यादा अल्पपोषित हैं। देखिए नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देश में पर्याप्त अनाज होते हुए भी ऐसा क्यों है। देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद भी देश में 40% लोग अल्पपोषित हैं, क्योंकि सभी लोग लगभग 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं।
ये व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पाते हैं डियर फ्रेंड्स कि वह खाने की व्यवस्था कर पाएँ, इसलिए अनाज होते हुए भी खरीद नहीं पाते हैं और वो अल्पपोषित रह जाते हैं। तो यही पूछा गया है कि अल्पपोषित क्यों हैं, तो हम देख रहे हैं वो इतना भी नहीं कमा पाते हैं कि वो खाने की व्यवस्था कर पाएँ। देश में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं हमारे भारत में। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि क्यों है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी, ऑल द बेस्ट। यदि वीडियो को एंड तक बने हुए हैं, हमें तो लगता है आधे तो सो ही गए होंगे, क्योंकि आज तो हमने कोई मजाक किया ही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नहीं सोए होंगे, पढ़ने वाले हमेशा जागरूक रहते हैं और कभी वो उन्हें उसी में मन लगता है, कहीं भी मन लगता ही नहीं है। कितनी भी हंसी मजाक करो तो गुस्सा आता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और कुछ नहीं। थैंक यू।